जब हमारा पड़ोसी दरवाजा खटखटाता है, तालाब को पट्टे पर लेता है और हमारी पूरी पानी की आपूर्ति काट देता है, तो मैं बोल पड़ता हूं, क्या आप स्लुइस गेट को थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं? हमारे बाग को जीवित रहने के लिए कुछ पानी की जरूरत है, सभी के लिए सुविधाजनक। ये मेरा बांध है, मैं जैसे चाहता हूं पानी को रोकता हूं। आपके फलों के पेड़ प्यास से मर जाते हैं, मेरी समस्या नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने तालाब में मछली पालने में बहुत पैसा लगा देता है। जिस क्षण वो अपनी कीमती मछलियों को उस पानी में डालता है, मैं अपनी जमीन पर काम करने लग जाता हूं। उसके तालाब के ठीक हवा की दिशा में मैं एक विशाल जैविक खाद स्थल बनाता हूं। हर एक दिन मैं ढेर को पलटता हूं। ये क्या है? इसमें से बदबू आ रही है। मैं इस बदबू में प्रीमियम मछली कैसे पाल सकता हूं? आसान है, ये मेरी जमीन है, मैं जैविक खाद बनाता हूं। ये आपकी समस्या नहीं है ना? ये हमारे बाग के किनारे पर रुक जाती है। मैं तेजी से चलता हूं। नॉक्स, ये पानी मेरे बाग की एकमात्र जीवन रेखा है। आप इस बांध को यहां तक बढ़ाते हैं, मेरे पेड़ कैसे जीवित रहते हैं? नॉक्स मुझे एक तरफ देखता है, वे सूख जाते हैं और मर जाते हैं। क्या आपने एजी विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया है? क्या उन्होंने आपको बारिश कैसे कराई जाती है ये नहीं सिखाया? पॉप बाग से बाहर दौड़ता हुआ आता है। वो सीधे डेक्स की ओर इशारा करता है। डेक्स, हम पानी साझा करने के लिए सहमत हुए थे। अब आप सब कुछ सूखा रहे हैं, यहां तक कि भूजल भी। आप हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। डेक्स अपने होठों से सिगरेट लटकाता है और ठंडी हंसी हंसता है। शांत रहो, ये मेरा बांध है, मैं इसे जैसे चाहूं रोक सकता हूं। पॉप का चेहरा लाल हो जाता है। ये सीमा स्पष्ट रूप से हमारी है। नॉक्स आगे बढ़ता है। वो पॉप की छाती में उंगली घुसा देता है। अपना मुंह बंद करो, बूढ़े मूर्ख, और हिलना मत। पानी मेरी तरफ है, इससे ये मेरा हो जाता है। आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? पुलिस को बुलाएंगे? वे केवल मध्यस्थता करते हैं। पॉप गुस्से से कांप रहा है। हमें बस बचने का कोई रास्ता दिखाओ। मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। नॉक्स पीछे कूदता है, हाथ वह अपने कूल्हों पर रखता है, उपहास करता है। हमसे लड़ो? किससे? तुम्हारा वो बेकार बेटा मिट्टी खोदने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, मुझे मारो, मुझे छुओ और देखो क्या होता है। मेरा फार्म रिजॉर्ट कुछ ही दिनों में खुल रहा है और मुझे कुछ नकदी की आवश्यकता है। तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंत हो। मैंने नॉक्स की पैंट की टांग पर एक बड़ा गीला दाग फैलते देखा। मैं डांटूंगा। इससे पहले कि वो आगे झपटे, मैं पॉप को पकड़ लेता हूं। पिताजी, अपने हाथ गंदे मत करो। हम कानूनों वाले समाज में रहते हैं। नॉक्स संतुष्टि के साथ मुस्कुराता है। मुझे पता था, तुम दोनों कायर हो। बहुत ज्यादा स्कूल, पर्याप्त रीढ़ नहीं। मैं उन दोनों को, पिता और पुत्र को देखता अंदर वापस आकर मैंने अपना लैपटॉप खोला। मैंने काउंटी मौसम ब्यूरो का विंड डेटा और इलाके के मैप निकाले। मैं अपनी और उनकी जमीन का लेआउट किसी से भी बेहतर जानता हूं। 3 दिन बाद जानवरों की खाद से भरे ट्रक मेरे प्राइवेट प्लॉट पर आए, जो नॉक्स के तालाब से हवा के एकदम उलट था। पॉप मुझे काम करते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। कोल्ट, क्या यह सच में काम करेगा? मैंने नॉक्स के एकदम नए प्रीमियम तालाब को देखा जो पास में ही था। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। डैड, असली बदला तो अभी शुरू हुआ है। कंपोस्ट साइट के ऑपरेशन के पहले दिन बदबू हवा के साथ नॉक्स के तालाब में एकदम सही जगह पर पहुंची, और यह तो मैंने उसके लिए बनाया हुआ पहला कोर्स था। तीसरे दिन तक बदबू बहुत तेज हो गई। हर दिन मैं समय पर ढेर को पलटता हूं। सुबह ठीक 10 बजे अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड का फर्मेंटेशन छोड़ता हूं, ठीक उसी समय जब हवा सबसे तेज होती है। नॉक्स आखिरकार टूट गया। उस दोपहर वो 5 या 6 मजदूरों के साथ बहुत गुस्से में हमारे यार्ड में घुस आया। तुमने ये जानबूझकर किया, है ना? नॉक्स ने अपनी उंगली
मेरे चेहरे पर रख दी। वो बदबू मेरे पूरे तालाब को दूषित कर रही है। इसे अभी बंद कर दो। मैं खाद का तापमान रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ऊपर भी नहीं देखता। श्री नॉक्स, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी जमीन पर जैविक खाद बना रहा हूं। यह आपकी चिंता कैसे है? बेवकूफ बनना बंद करो। नॉक्स मेरा कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अंदर आया और उसे रोक दिया। आप बदला ले रहे हैं क्योंकि हमने आपका पानी काट दिया है। मैं आपको यह बता रहा हूं, खाद साइट को जाना होगा। मैंने थर्मामीटर नीचे रखा और एक दस्तावेज लेने के लिए अंदर गया। श्री नॉक्स, आइए समझदार बने। यह परमिट नंबर भी F2024-0137 है। सरकार ठीक इसी पॉलिसी को बढ़ावा देती है। अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसे टाउनशिप में ले जाएं। नॉक्स डॉक्यूमेंट छीन लेता है। वो उसे स्कैन करता है। ये असली है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके पीछे काम करने वालों में से एक धीरे से बुदबुदाता है, बॉस नॉक्स, ये असली है। मेरे कजिन ने पिछले साल भी यही किया था। सरकार ने इसे सब्सिडी भी दी थी। नॉक्स डॉक्यूमेंट को जमीन पर पटक देता है। लीगल? लीगल का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी मछलियों को गैस देकर मार सकते हैं। वे प्रीमियम कोई कार्प है, $300 प्रति पीस। मैं नीचे झुकता हूं और डॉक्यूमेंट उठाता हूं। मैं उसे झाड़ता हूं। तो मैं अपनी मिट्टी सुधार रहा हूं। अगर इससे आपकी मछलियों पर असर पड़ा है तो मुझे सबूत दिखाएं। इसके अलावा आपका तालाब मेरी कंपोस्ट साइट से कम 160 फीट दूर है। हमारे बीच पेड़ों की लाइन है। मैंने आपको असल में कैसे गंदा किया? नॉक्स चुप रह जाता है। मैं खड़ा होता हूं और उसे लगातार देखता हूं। मिस्टर नॉक्स, जब आपने हमारी पानी की आपूर्ति काट दी तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे पेड़ जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। अब मैं एक कानूनी अभियान चला रहा हूं और आप यहां मुसीबत खड़ी करने आए हैं। क्यों ना हम दोनों ग्राम परिषद के पास जाएं और उन्हें इसे सुलझाने दें। नॉक्स जानता है कि उसका वहां कोई मामला नहीं है। वो दांत पीसता है। ठीक है, आप बस प्रतीक्षा करें। वो अपने दल के साथ चला जाता है। अगले दिन नॉक्स के तालाब के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक औद्योगिक पंखे लग जाते हैं। वे बड़ी मात्रा में रासायनिक दुर्गंधनाशक भी खरीदते हैं और इसे हवा में तेजी से छिड़कते हैं। पॉप मुझसे घबराहट में पूछता है, कोल्ट, क्या इससे वास्तव में गंध खत्म हो जाएगी? मैं उन पंखों को देखता हूं। पिताजी, शांत रहें। उन्होंने बाजार से सबसे सस्ता रासायनिक दुर्गंधनाशक खरीदा है। डेक्स वहां हंगामा कर रहा था और मांग कर रहा था कि वे मुझे मेरी कंपोस्ट साइट गिराने के लिए मजबूर करें। मैंने हर परमिट और डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया और वहां गया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले मैंने कंपोस्ट के ढेर में कुछ और डाल दिया। ये एक खास माइक्रोबियल एजेंट है जिसे मैं एजी यूनिवर्सिटी लैब से लाया था। जब ये डिओडोराइजर नॉक्स के स्प्रे किए हुए स्प्रे से मिलता है तो आगे क्या होता है? नॉक्स ये पता लगाने वाला है कि असली रिएक्शन केमिकल की गंध कैसी होती है। मैं विलेज काउंसिल मीटिंग रूम में अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे सामने 3 तैयार डॉक्यूमेंट रखे थे। डेक्स आधे घंटे से अंदर इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने टेबल जोर से पटक दी और ऑफिसर होल्ट पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि मेरी कंपोस्ट साइट से बदबू आ रही है, जिससे उसके कोई कार्प में बड़े पैमाने पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो रहे हैं। यह $30,000 का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 300 से ज्यादा मर चुके हैं और $15,000 से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। ऑफिसर होल्ट ने मेरी तरफ देखा, मुझे जवाब देने का इशारा किया। शांति से मैंने पहला डॉक्यूमेंट खोला, जो काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो द्वारा जारी किया गया ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रोजेक्ट परमिट था। सब कुछ ठीक है, पर्यावरण के सभी मानक पूरे हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि ये मेरी साइट नॉक्स के तालाब से 170 फीट दूर है, जो आवश्यक सुरक्षा दूरी के भीतर है। डेक्स उत्तेजित हो जाता है। दूरी का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं है। मैं सिर हिलाता हूं। मैं दूसरा दस्तावेज खोलता हूं, काउंटी कृषि विस्तार स्टेशन द्वारा
प्रमाणित मेरे बाग की मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 33 एकड़ में मेरे बाग में लंबे समय तक पानी की कमी के कारण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटकर 0.3% रह गई है, जो फलों के पेड़ों के जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम 1.5% से बहुत कम है। मिट्टी की बहाली के बिना पेड़ मर जाएंगे। अधिकारी होल्ट ने पढ़ना समाप्त किया। उनके चेहरे पर कठोरता आ गई। मैं इस मौके का फायदा उठाता हूं। मेरे बाग में पानी और पोषक तत्वों की कमी का कारण यह है कि नॉक्स के परिवार ने हमारा सारा पानी काट दिया। मैं एक दस्तावेज निकालता हूं। तीसरे गवाह की गवाही, जो मेरे और दादा डेक्स के पिता के बीच वर्षों पहले हुए मौखिक जल बंटवारे के समझौते के बारे में थी। कोई लिखित अनुबंध मौजूद नहीं है, लेकिन गांव के 7 बुजुर्गों के हस्ताक्षर हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि समझौता असली था। अधिकारी होल्ट गवाही पढ़ते हैं। डेक्स से पूछते हैं कि क्या यह सही है। डेक्स अकड़ जाता है। मौखिक समझौते का कोई मतलब नहीं होता। हमने उस बांध के लिए खुद को पैसे दिए। किसी और को इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? मैं मुस्कुराता हूं। उस तर्क से, यदि बांध आपका है, तो मेरी जमीन के ऊपर की हवा मेरी है। आपको क्या अधिकार है कि आप मुझसे कहें कि मैं खाद नहीं बना सकता? ये पंक्ति डेक्स को पूरी तरह से अवाक छोड़ देती है। अधिकारी होल्ट एक लंबा समय लेते हैं, फिर अपना फैसला सुनाते हैं। मेरी खाद परियोजना को पूरी तरह से अनुमति है। गांव की परिषद को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। विवाद के लिए पानी के रूप में दोनों पक्षों को समाधान के लिए बातचीत करने की सलाह दी जाती है। नॉक्स मजदूरों को मरे हुए लोगों को बाहर निकालने का निर्देश दे रहा है। उसका चेहरा उसकी पीड़ा को बमुश्किल नियंत्रित करने का मुखौटा है। सस्ते डिओडोराइजर ने मेरे खाद में मौजूद माइक्रोबियल एजेंट के साथ प्रतिक्रिया की है। संयुक्त गंध अकेले कच्चे गोबर से भी बदतर है और इससे भी अधिक विनाशकारी। ये मिश्रित गंध सीधे मछली की घ्राण प्रणाली पर हमला करती है, जिससे गंभीर तनाव प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। अगले 3 दिनों में नॉक्स का परिवार हर तरह के गंध नियंत्रण उपकरण खरीदने के लिए संघर्ष करता है, जो उन्हें मिल सकता है। दूर से मैंने उन्हें 20 उच्च शक्ति वाले एयर प्यूरिफायर लगाते, शहर से एक पेशेवर डिओडोराइजेशन कंपनी को बुलाते और 24 घंटे आयातित स्प्रे उपकरण चलाते हुए देखा। सिर्फ उपकरण और रसायन ही उन्हें रूढ़िवादी रूप से $7,000 से अधिक का खर्चा कराते हैं। प्रभाव लगभग 0 है, क्योंकि हर दिन मैं हवा की दिशा और तापमान के आधार पर शेड्यूल को समायोजित करता मैं अपने बगीचे में खड़ा उन्हें संघर्ष करते हुए देख रहा हूं। कंपोस्ट साइट तो बस एपेटाइजर है। मेन इवेंट अभी भी आ रहा है और कंपोस्ट साइट के नीचे मैंने जो ड्रेनेज बनाया है उसे चैनल करता है। नॉक्स के परिवार को तो पता भी नहीं है कि वे है भी। वे जंग के खिलाफ है। बदबू पूरे 1 हफ्ते तक रहती है और दिन ब दिन खराब होती जाती है। मैं हर दिन कंपोस्ट साइट पर काम करता हूं। ऊपर से मैं बस खाद का ढेर पलट रहा हूं। असल में मैं माइक्रोबियल एजेंट्स की डोज को ठीक से कैलिब्रेट कर रहा हूं। मैंने एजी यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर की लैब में इस फॉर्मूले को डेवलप करने में मदद की। यह ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन को तेज करता है, लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। जब यह क्लोरीन बेस्ड केमिकल डिओडोराइजर के कांटेक्ट में आता है, तो यह एक सेकेंडरी फर्मेंटेशन शुरू करता है, जिससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स गैस मिक्सचर निकलता है और नॉक्स सस्ता डिओडोराइजर खरीदता रहता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट सोडियम हाइपोक्लोराइट है। 8वें दिन तक बदबू पूरी तरह से एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। ये अब सिर्फ गोबर नहीं है, ये एक जहरीली कंपाउंड बदबू है जिसमें केमिकल इरिटेंट मिले होते हैं। नॉक्स के तालाब के 600 फीट के अंदर मक्खियां भी रास्ता बदल लेती है। मैंने देखा कि पानी की क्वालिटी बदलने लगी है। सतह पर बारीक बुलबुले झाग बना रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि मछलियां तेजी से सांस ले रही है। कोई ऑर्नामेंटल मछलियां अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है और लगातार स्ट्रेस उनके इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है। नॉक्स की रोजाना मौत की गिनती दर्जनों से सैकड़ों तक पहुंच जाती है। $300 प्रति मछली के हिसाब से उसका नुकसान हर दिन $4,000 से ज्यादा हो रहा है।
10वें दिन की सुबह एक काली ऑडी नॉक्स के इकोफार्म के एंट्रेंस पर आकर रुकती है। अपने बगीचे से मैं दूर से देखता हूं। मैं बाहर निकल रहे आदमी को पहचानता हूं, मिस्टर वेंस, जो काउंटी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैंने सुना था कि नॉक्स ने इस इन्वेस्टर को मनाने के लिए $15,000 से ज्यादा के गिफ्ट खर्च किए थे, उसे जीतने के लिए पैसे लगाए थे और मिस्टर वेंस को फार्म में 30% हिस्सा देने का वादा किया था। नॉक्स मिस्टर वेंस को प्रॉपर्टी में घुमाते हैं। वे पार्किंग लॉट से तालाब की ओर बढ़ते हैं। मैं खाद के ढेर के सबसे ताजे हिस्से को पलटने के लिए ठीक यही पल चुनता हूं। सुबह 10:15 बजे दक्षिण पूर्वी हवा ठीक समय पर तेज हो जाती है। घनी बदबू एक अनदेखी दीवार की तरह टकराती है, जो सीधे नॉक्स के इकोफार्म में घुस जाती है। मैं मिस्टर वेंस के कदमों को रुकते हुए देखता हूं, बस एक पल के लिए। फिर उनका हाथ उनके चेहरे पर चला जाता है। नॉक्स उसके बगल में लगातार बात करता है, सभी दुर्गंध दूर करने वाले उपकरणों की ओर बेतहाशा इशारे करता है। वे तालाब के किनारे पर 5 मिनट से भी कम समय तक खड़े रहते हैं, इससे पहले कि मिस्टर वेंस अचानक दोगुना हो जाता है, रेलिंग को पकड़ लेता है और सूखी उबकाई लेता है। नॉक्स उसे पानी देने के लिए दौड़ता है। उसका चेहरा मरी हुई मछली की तरह सफेद है। मैं अपना फावड़ा नीचे रखता हूं और सिगरेट सुलगाता हूं। एक फार्म रिसोर्ट वातावरण और अनुभव पर जीता या मरता है। निवेशक पहली चीज यही देखते हैं, तथाकथित इको फार्म जो सड़ान से बदबू मारता है। कोई भी मिस्टर वहां समय बिताने के लिए पैसे नहीं देगा। वेंस तालाब के किनारे 2 बार उबकाई लेता है और अंततः मुश्किल से खड़ा हो पाता है। जब वे पूरे रास्ते माफी मांगते हुए वापस चलते हैं तो नॉक्स उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी आवाज धीमी करता है और पूछता है कि मुझे कंपोस्टिंग के लिए कितना रुकना होगा। मैं फलों के पेड़ों की डालियां काट रहा हूं। मैं ऊपर नहीं देखता। मिस्टर डेक्स, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी की सप्लाई वापस दे दो और मैं इसे तुरंत बंद कर दूंगा। डेक्स काफी देर तक चुप रहता है। फिर वो एक आखिरी लाइन कहता है और चला जाता है। वो सपना देख रहा है, कहता है कि मैं तालाब पर पैसा गंवाना पसंद करूंगा, मुझे पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। मैं उसे जाते हुए देखता हूं और मुस्कुराता हूं। जिद की एक कीमत होती है और उसे पता चलने वाला है कि वो कीमत कितनी भारी है। उसी शाम मुझे एक कॉल आता है, एक अनजान नंबर से। ये मिस्टर वेंस का असिस्टेंट है, जो मेरे बाग की सही जगह और मैं इसे कैसे चलाता हूं इसके बारे में पूछ रहा है। कॉल के दौरान असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर वेंस मेरे ऑर्गेनिक खेती के काम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और मिलना और पार्टनरशिप पर बात करना चाहेंगे। मैं फोन रख देता हूं और नॉक्स के इकोफार्म की तरफ देखता हूं। आज रात वहां की लाइटें अजीब तरह से तेज जल रही है। नॉक्स शायद पूरी रात अपने निवेशक के साथ चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता, असली आपदा अभी शुरू भी नहीं हुई है। मैंने जो जल निकासी नेटवर्क जमीन के नीचे दफन किया है, वही आखिरी चीज है जो उसे तोड़ देगी। 12वें दिन ये बात फैल जाती है कि मिस्टर पुल्ड वेंस पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। इकोफार्म के लिए नॉक्स की पूरी निवेश योजना ध्वस्त हो जाती है। 120,000 पहले ही डूब चुके हैं। लेकिन डेक्स दांत पीसता है और हार मानने से इनकार करता है। वो खुद ही फार्म को खोलने के लिए मजबूर करता है। पहली चीज जो वे करते हैं वह है बांध को मजबूत करना। 3 उत्खनन मशीनें एक साथ चलती हैं, जो आधार में कंक्रीट डालती है, जिससे दीवार लगभग 4 फीट ऊंची हो जाती है। डेक्स की योजना स्पष्ट है। चूंकि निवेशक चला गया है, तालाब का विस्तार करें, अधिक मछलियां पालें, अधिक पैसा कमाएं और मुनाफे का इस्तेमाल नुकसान को कवर करने के लिए करें। मेरे 33 एकड़ के फलों के पेड़ पीले पड़ने लगे हैं और उनके पत्ते मुड़ने लगे हैं। पॉप पेड़ों को दिन ब दिन मुरझाते हुए देखता है, चिंता से पागल हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर एक पेड़ मर जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं उसे शांत करता हूं, घबराओ मत। फिर मैं पूरे बाग में खुदाई शुरू करता हूं।
ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि मैं ग्राउंड वाटर ढूंढ रहा हूं, पेड़ों को बचाने के लिए सिंचाई के चैनल काटने की कोशिश कर रहा हूं। हर सुबह भोर से पहले मैं फावड़ा लेकर बाहर होता हूं, पूरा दिन खुदाई करता हूं। मिट्टी के ढेर बढ़ते जाते हैं, चैनल और गहरे होते जाते हैं। नॉक्स गाड़ी से गुजरता है, मुझे सिर से पैर तक कीचड़ में देखता है और अपनी कार की खिड़की से बाहर झुककर हंसता है। कॉलेज के 4 साल और तुम अभी भी सिर्फ एक मिट्टी के किसान हो। इतनी गहरी खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा, पूरी एनर्जी बर्बाद। मैं पसीना पोंछता हूं और खुदाई करता रहता हूं। नॉक्स को यह नहीं पता कि ये आम सिंचाई चैनल नहीं है, ये रैंडम खाइयों जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में ये एक वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम है जिसे एक सटीक फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल के हिसाब से बनाया गया है। हर चैनल की गहराई, एंगल और ढलान को बार बार कैलकुलेट किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जब भारी बारिश हो तो सतह के पानी को जितनी जल्दी हो सके जमीन के नीचे ले जाना, जिससे पानी का एक मजबूत वर्टिकल प्रेशर बन सके। और इस ड्रेनेज नेटवर्क का हर एक चैनल सीधे नॉक्स के डैम के बेस की ओर इशारा करता है। एजी यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर एग्रीकल्चरल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग था। मेरे प्रोफेसर ने 3 गॉर्जेस डैम के फ्लड डिस्चार्ज सिस्टम की स्टडी करने वाली एक रिसर्च टीम को लीड किया। मैंने हाइड्रोलिक प्रेशर मॉडल्स को कैलकुलेट करने में पूरे 2 साल लगाए। डेक्स ने अपने कम बजट वाले तरीकों से जो बनाया वो किताब जैसा घटिया कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने सिर्फ सतह को मजबूत किया, सबसे जरूरी चीज बेस पर मिट्टी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। डैम जितना ऊंचा होगा उसमें उतना ही ज्यादा पानी होगा, फाउंडेशन पर उतना ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स दबाव डालेगा, और मेरे ड्रेनेज चैनल भारी बारिश के दौरान ग्राउंड वाटर लेवल को तुरंत बढ़ा देंगे, जिससे काउंटर प्रेशर बनाने के लिए ऊपर की ओर दबाव पड़ेगा। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं और दबाव डालती है तो बांध के आधार पर मिट्टी एक साथ टिकने की अपनी क्षमता खो देती है। मिट्टी का द्रवीकरण शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है तो कोई भी कंक्रीट टिक नहीं पाएगा। 5 एकड़ में फैले एक जल निकासी नेटवर्क को पूरा करने में मुझे पूरे 10 दिन लगते हैं। रिसाव को तेज करने के लिए हर जंक्शन पर बजरी की परत बिछाई जाती है। प्रत्येक मुख्य चैनल बांध के किसी कमजोर बिंदु पर लक्ष्य बनाता है। नॉक्स हर बार जब वो गुजरता है तो मेरा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है, इतनी लगन से कुछ बेकार खाई खोद रहा हूं। हार मान लेना और जमीन बेच देना बेहतर है। मैं सीधा हो जाता हूं और उसे अपनी ब्रांड नई एसयूवी में जाते हुए देखता हूं। पिछली सीट पर प्रीमियम मछली का चारा रखा हुआ है। उसे स्पष्ट रूप से फार्म के खुलने पर कोई संदेह नहीं है। 15वें दिन शाम को पॉप कैन मुझसे पूछता है, क्या ये खाइयां वास्तव में इसके सामने टिक पाएंगी? मैं जवाब नहीं देता, मैं बस आसमान की तरफ देखता हूं। मौसम का पूर्वानुमान दिखाता है कि 2 सप्ताह में एक प्रमुख वर्षा प्रणाली आ रही है, जो 36 घंटे से अधिक समय तक चलेगी। ये नॉक्स के इकोफार्म का अंत और हमारे बाग का पुनर्जन्म होगा। अब हर जाल सेट है। जो कुछ भी बचा है वो ये है कि नॉक्स को मेरे द्वारा डिजाइन किए गए जाल में कदम दर कदम चलते हुए देखना है, जबकि वो अभी भी सोचता है कि मैं एक फावड़ा वाला मूर्ख हूं। जल निकासी का नेटवर्क पूरा होने के 3 दिन बाद नॉक्स का परिवार एक उन्मत्त विस्तार शुरू करता है। 6 उत्खननकर्ता रात दिन काम करते हैं। तालाब को 13 एकड़ से 25 एकड़ तक बढ़ा देते हैं। डेक्स की योजना 2 सप्ताह के भीतर सब कुछ खत्म करना और स्थानीय फसल उत्सव से पहले खोलना। बाहर से यह प्रभावशाली दिखता है, लेकिन जब मैं अंदर खड़ा होता हूं और लेजर रेंज फाइंडर से बाग को मापता हूं तो बांध अब 14 फीट से अधिक ऊंचा है। पानी की मात्रा रूढ़िवादी रूप से 65 मिलियन गैलन से अधिक है। वो दबाव उस पूर्ण सीमा के निकट पहुंच रहा है जिसे एक मिट्टी का बांध धारण कर सकता है। इससे भी अधिक खतरनाक यह है कि लागत कम करने के लिए उन्होंने किसी भी तरह की नींव को मजबूत नहीं किया। वो कंक्रीट बस मूल मिट्टी के काम के ऊपर डाल दिया गया है। ये टोफू के एक ब्लॉक पर घर बनाने जैसा है।
हमारे फलों के पेड़ तेजी से खराब हो रहे हैं। पानी की लंबे समय तक कमी से भारी मात्रा में पत्तियां गिर रही हैं। कुछ शाखाएं पूरी तरह सूख गई है। पॉप उन्हें देखकर हर दिन रोता है। ये पेड़ आपके दादाजी ने हमें दिए थे। हम उन्हें अपनी निगरानी में मरने नहीं दे सकते। मैं शांत रहता हूं। मैंने एजी यूनिवर्सिटी लैब से एक विशेष पर्ण उर्वरक तैयार किया है। पत्तियों पर डाली जाने वाली खाद सीधे स्टोमेटा के जरिए पत्ती के टिश्यू में जाती है, जिससे जड़ों को पानी सोखने की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये पेड़ों को पूरी तरह से तो नहीं बचाएगी, लेकिन उन्हें जिंदा रखती है। जब तक वे बारिश आने तक टिके रहते हैं, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। 20वें दिन मैं अपना कैमरा और मेजरमेंट डेटा काउंटी वाटर अथॉरिटी ले जाता हूं। ऑफिसर होल्ट मुझे रिसीव करते हैं। मैं नॉक्स के डैम की सही ऊंचाई, उसके पानी की मात्रा, नींव की हालत और मौजूद खास सुरक्षा खतरों वाली एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करता हूं। मैं खास तौर पर जलाशय और डैम सुरक्षा मैनेजमेंट नियमों का जिक्र करता हूं। 13 फीट से ज्यादा ऊंचे किसी भी डैम को प्रोफेशनल सुरक्षा असेसमेंट से गुजरना होगा और वाटर अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन परमिट लेना होगा। ऑफिसर होल्ट मेरा सामान पलटते हैं। हर पेज के साथ उनका एक्सप्रेशन और गंभीर होता जाता है। वो तुरंत 2 इंजीनियरों का इंतजाम करते हैं, जो अगले ही दिन नॉक्स के इको फार्म पहुंचते हैं। इंस्पेक्शन टीम पूरी सुबह डैम को नापने में बिताती है। वे नींव को स्कैन करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करते हैं। डैम की दीवार में जमाव को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का सर्वे करते हैं। उनका आखिरी नतीजा डेक्स को चादर की तरह सफेद कर देता है। बांध से सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसे तुरंत खाली करना होगा, पानी का लेवल कम करना होगा और पूरी नींव को मजबूत करना होगा। डेक्स वही भड़क जाता है। वो कहता है कि डैम बनाने में उसे $45,000 से ज्यादा खर्च हुए। फार्म खुलने वाला है। वो किसी भी तरह से इसे खाली नहीं कर सकता। लीड इंस्पेक्टर ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो बात मानने से मना करता है तो वाटर अथॉरिटी के पास इसे लागू करने का अधिकार है। उस दोपहर डेक्स काउंटी सीट के लिए गाड़ी चलाता है। 3 दिन बाद वाटर अथॉरिटी अचानक अपना फैसला बदल देती है। ऑफिसर होल्ट ने मुझे फोन करके बताया कि रिव्यू के बाद डैम में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन इससे नॉर्मल इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ता है और ये ऑफिशियली इंस्पेक्शन में पास हो गया है। मैं उन शब्दों के पीछे की लाचारी सुन सकता हूं। साफ है, डेक्स ने अपने तरीके से काम किया है। बंद दरवाजों के पीछे सही लोगों को पैसे दिए हैं। शहर के लिए एक छोटे से नए आदमी का कुछ छोटे अधिकारियों को खरीदना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने फोन रख दिया और मुझे राहत मिली। सच में मुझे लगा कि डेक्स ने अभी जो किया वही सबूत मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। वाटर अथॉरिटी का इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और एक्सपर्ट टीम की ओरिजिनल वार्निंग रिपोर्ट दोनों फाइल और आर्काइव की जाएंगी। अगर उस डैम को कुछ होता है तो ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि उसे इसके रिस्क के बारे में पता था और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे सिविल लायबिलिटी और शायद क्रिमिनल चार्ज का सामना करना पड़ेगा। मैं हर चीज की फोटो लेता हूं और उन सभी को ऑन साइट रिकॉर्डिंग के साथ एक एनक्रिप्टेड ड्राइव पर बैकअप कर लेता हूं। अगले हफ्ते नॉक्स का इको फार्म अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज में चला जाता है। रेस्टोरेंट, अपस्केल वेकेशन केबिन, व्यूइंग प्लेटफॉर्म, सब कुछ पूरा हो गया है। नॉक्स ने दक्षिण से 50,000 प्रीमियम कोई कार्प एयर फ्रेट करके तालाब में घनी तरह से पैक किए हैं। वे सतह पर तैरते हैं और साइट सच में शानदार है। डेक्स गांव में घूमकर इनविटेशन देता है। वो कहता है कि ओपनिंग डे एक ग्रैंड बैंक्वेट होगा। पूरे गांव को फ्री दावत के लिए इनवाइट किया जाएगा। वो जो कुछ भी कहता है उसमें गर्व झलकता है। वो कहता है कि उनका परिवार आखिरकार सफल हो गया है। वे पूरे काउंटी में सबसे जाना माना बिजनेस बनने जा रहे हैं। जब मुझे मेरा इनविटेशन मिला तो मेटियोरोलॉजिकल स्टेशन ने अभी अभी मौसम का नया फोरकास्ट जारी किया था। दक्षिण में एक जबरदस्त बारिश का सिस्टम बन रहा है। उम्मीद है कि 7 दिनों में बारिश आएगी और 48 घंटे तक भारी से अत्यधिक बारिश की श्रेणी में आएगी। नॉक्स का उद्घाटन इको फार्म अब से 6 दिन बाद शुरू होने वाला है।
उद्घाटन से 5 रात पहले मैंने बाग में जो इंफ्रारेड कैमरे लगाए हैं उनमें कुछ कैद हो गया है। 3 काले रंग के व्यक्ति बाड़ के ऊपर से कूदे। वे सीधे मेरी जल निकासी प्रणालियों की ओर बढ़े। मॉनिटर पर उनकी गतिविधियां जानबूझकर और अभ्यास की हुई लग रही है। वे फावड़े और भारी बोरे लिए हुए हैं। वे तैयार होकर आए थे। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हूं। मैं उन्हें रोकने के लिए बाहर नहीं गया। मैं चुपचाप स्क्रीन देख रहा हूं। मैं सामने वाले आदमी को पहचानता हूं। रूक, नॉक्स का निर्माण फोरमैन। वो अन्य 2 को जल निकासी प्रणालियों को मिट्टी से भरना शुरू करने का निर्देश देता है। तीनों कड़ी मेहनत करते हैं। 1 घंटे के भीतर उन्होंने बाग की तरफ की 2 मुख्य प्रणालियों को बंद कर दिया। सुबह 2 बजे तक वे काम खत्म करके निकलने ही वाले थे कि रूक को अचानक डैम के पास एक तरफ कुछ दिखा। एक तिरछा चैनल। यह सबसे गहरा चैनल था जो मैंने खोदा था और सबसे ज्यादा दिखाई देता था। रूक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दूसरों को ले गया। मेरी नजर स्क्रीन पर टिकी हुई थी। मेरी नब्ज तेज हो गई। वो तिरछा चैनल वही था जिसे मैंने जानबूझकर खुला छोड़ा था। एक दिखावा। ये ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा लगता है, लेकिन असल में ये नॉक्स के डैम के लिए एक जरूरी प्रेशर रिलीफ पॉइंट है। जब वाटर अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीम आई तो उन्होंने खास तौर पर बताया कि डैम में कम से कम 3 इमरजेंसी प्रेशर रिलीफ आउटलेट होने चाहिए। ये नेचुरल ढलान वाला लीकेज रास्ता उनमें से एक है। रूक और उसकी टीम ने कंस्ट्रक्शन का मलबा चैनल में डालना शुरू कर दिया। टूटी हुई ईंटें, कंक्रीट के टुकड़े, स्क्रैप स्टील, एक के बाद एक लोड। वे तरीके से काम करते हैं। अपने बूटों से हर लेयर को दबाते हैं, ये पक्का करते हुए कि चैनल पूरी तरह से सील हो। सिक्योरिटी फुटेज में ये सब एकदम साफ टाइम स्टैम्प के साथ कैप्चर होता है। चेहरे, तोड़फोड़ की हर हरकत, हर फ्रेम। सुबह 4:30 बजे तक तीनों का काम हो जाता है। वे अपने फावड़ों से सतह को चिकना करते हैं और उसे ढकने के लिए सूखी घास बिखेर देते हैं। रूक अपना फोन निकालता है और कॉल करता है। मैं सुन नहीं सकता कि क्या कहा गया है, लेकिन उसने जो अंगूठा दिखाया है उससे नॉक्स स्पष्ट रूप से संतुष्ट है। उनके जाने के बाद मैं चैनलों को ठीक करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता। इसके बजाय मैं गहरे रंग के कपड़े पहनता हूं, अपना टूल बॉक्स लेता हूं और चुपचाप बांध के आधार की ओर बढ़ता हूं। रू के दल ने जो दबाव राहत चैनल अभी अभी नष्ट किया है, उसे भारी बारिश के दौरान आधार पर दबाव को वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे नींव के टूटने पर कटाव को रोका जा सके। अब उस चैनल को सील करने के बाद पानी का सारा दबाव बांध के मध्य भाग में केंद्रित होगा, जो ठीक वही जगह है जहां नींव के काम में डेक सबसे अधिक काटते हैं। डैम के बेस पर सील किए गए आउटलेट से लगभग 10 फीट की दूरी पर मैंने 1 दर्जन पतली स्टील की रॉड जमीन में सीधी गाड़ दी। हर रॉड लगभग 2.5 फीट गहरी थी। भारी बारिश के दौरान मिट्टी की आधार परत के छिद्र संतृप्त हो जाएंगे, जिससे नींव की भार क्षमता तेजी से कम हो जाएगी। एक बार छिद्र हो जाने के बाद मैं हर एक में थोड़ी मात्रा में बेंटोनाइट घोल डाल देता हूं। यह पदार्थ गीला होने पर फूल जाता है और एक चिकनाई परत बनाता है, जिससे मिट्टी की कतरनी शक्ति 40% से अधिक कम हो जाती है और यह रंगहीन और गंधहीन होती है। अगर इसका पता चल भी जाए तो यह सामान्य रिसाव जैसा लगेगा। यह सब सूर्योदय से पहले किया जाता है। अंदर वापस आकर मैं सुरक्षा फुटेज को 3 अलग अलग डिस्क में बर्न करता हूं और उन्हें अलग अलग स्थानों पर संग्रहित करता हूं। यह फुटेज साबित करता है कि नॉक्स के दल ने बांध की अपनी सुरक्षा राहत प्रणाली को सक्रिय रूप से तोड़फोड़ की थी। आगे क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब दिन का उजाला होता है, पॉप देखता है कि जल निकासी चैनल भर गए हैं। वो गुस्से में है और नॉक्स से भिड़ना चाहता है। मैं उसे रोकता हूं। छोड़ दो, वैसे भी बारिश जल्द ही होने वाली है। उन चैनलों ने अपना काम पहले ही कर दिया है। पॉप को समझ में नहीं आया कि मेरा क्या मतलब है। वो बस आहें भरता है। मैं खिड़की पर खड़ा होकर दूर नॉक्स के ऊंचे डैम को देख रहा हूं।
इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर अब अंदर से खराब हो चुका है। ये एक टिक टिक करता बम है जो बारिश का इंतजार कर रहा है। लेटेस्ट फोरकास्ट से पता चलता है कि भारी बारिश परसों रात आएगी और नॉक्स के इकोफार्म की ग्रैंड ओपनिंग कल दोपहर में है। टाइमिंग लगभग एकदम सही है। ओपनिंग से एक सुबह पहले मैंने सब कुछ एक वाटरप्रूफ डॉक्यूमेंट बैग में इकट्ठा किया और नॉक्स के इकोफार्म की ओर निकल पड़ा। बैग के अंदर 3 रिपोर्ट है। पहली प्रोविंशियल जियोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट से मंगवाई गई मिट्टी की स्टेबिलिटी का असेसमेंट है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि नॉक्स के डैम के नीचे की मिट्टी की परत हाई लिक्विफैक्शन रिस्क जोन में है और बड़े रिटेंशन वाटर स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। दूसरी मौसम और वाटरशेड एरिया के डेटा पर आधारित मेरा कैलकुलेटेड पीक फ्लड डिस्चार्ज फोरकास्ट है। नतीजा यह है कि अगर लगातार भारी बारिश होती है तो मौजूदा स्ट्रक्चर वाला डैम हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं झेल पाएगा। तीसरी वाटर अथॉरिटी इंस्पेक्शन टीम के शुरुआती सर्वे की एक कॉपी है। ओरिजिनल रिकॉर्ड में साफ तौर पर बताया गया है कि डैम से सेफ्टी को गंभीर खतरा है। इन 3 रिपोर्टों पर मेरे $3000 से ज्यादा खर्च हुए, जो हर पैसे के लायक है। वे मेरी कानूनी ढाल है, इस बात का सबूत कि मैंने चेतावनी देने का अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है। नॉक्स के इकोफार्म का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। पूरे यार्ड में लाल लालटेन लटकी हुई है। श्रमिक ध्वनि प्रणाली का परीक्षण कर रहे हैं। रसोई से गहरी सुगंध आ रही है। डेक्स तालाब के किनारे खड़ा है, मुस्कुराते हुए गांव के अधिकारियों का अभिवादन करता है जो चारों ओर देखने आए हैं। मैं चलकर उसके पास जाता हूं और दस्तावेजों वाला बैग सीधे उसे थमा देता हूं। डेक्स उस पर एक नजर डालता है और उपहास करता है। इस बार क्या है? मैं शब्द बर्बाद नहीं करता। 7 या 8 गांव के अधिकारियों के सामने मैं भूवैज्ञानिक रिपोर्ट निकालता हूं और उसे पृष्ठ दर पृष्ठ दिखाता हूं। संख्याएं चिंताजनक है। बांध की आधार मिट्टी की भार वहन क्षमता केवल 120 किलोपास्कल प्रति वर्ग मीटर है। मैं खास तौर पर यह बताना चाहता हूं कि परसों अचानक बाढ़ आने की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। उस समय डैम पर प्रेशर अभी से दोगुने से भी ज्यादा होगा। इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। डेक्स ये सब सुनता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता। वो रिपोर्ट लेता है, सर्वे इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल सील देखता है, फिर कवर पर सबके सामने उसे फाड़ देता है। टुकड़े हवा में उड़ते हैं और जमीन पर बिखर जाते हैं। डेक्स मुझ पर उंगली उठाता है। ये मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो जो मुझे नहीं पता। तुम बस इन बेकार कागजों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे बगीचे में पानी छोड़ दूं। वो कहता है कि उसके डैम को बनाने में $70,000 से ज्यादा लगे। ये वाटर इंस्पेक्शन अथॉरिटी से पास हुआ है और वो किसी बूढ़े यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ज्यादा जानता है। गांव के अधिकारी हमें अजीब तरह से देखते हैं। कोई एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता। नॉक्स भी वहां आता है। वो अपना फोन निकालता है और मेरी फोटो लेना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें गांव के ग्रुप चैट में पोस्ट कर देगा। सबको देखने दो की हताशा कैसी होती है। वो कहता है कि मैं बस उनकी ओपनिंग से जल रहा हूं, जानबूझकर झूठी अफवाहें फैला रहा हूं, उनका बड़ा दिन खराब करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहस नहीं करता। मैं चुपचाप अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्डर खोलता हूं और शांति से कहता हूं, मैं इस रिपोर्ट की कॉपी रखूंगा। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यह साबित होगा कि मैंने तुम्हें चेतावनी देने का अपना फाराजा पूरा किया। अगर डेक्स नतीजों को नजरअंदाज करता है तो वे पूरी तरह से उसके अपने होंगे। डेक्स जमीन पर थूकता है। तुम एक मनहूस हो। बहुत ज्यादा स्कूल और कोई समझ नहीं। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तबाही और उदासी है। वो मुझसे कहता है कि दफा हो जाओ। स्वागत है कि मैं कल की ओपनिंग दावत में नहीं हूं। मैं अपना फोन जेब में रखता हूं, नीचे झुकता हूं और फटी हुई रिपोर्ट के कई जरूरी टुकड़े उठाता हूं। उन पर डेक्स के फिंगरप्रिंट है और उन पर जानबूझकर नष्ट किए जाने का साफ सबूत है। ये सब सबूत है। जाने से पहले मैं तालाब में मथते हुए कोई को आखिरी बार देखता हूं। 50,000 मछलियां एक साथ भरी हुई है जो पानी की सतह को ढक रही है। नॉक्स तमाशे के पीछे भागते हुए
सुरक्षित घनत्व से कहीं ज्यादा दूर तक उनका पीछा कर रहा है। ये भीड़ भाड़ अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। जैसे ही पानी की क्वालिटी खराब होगी, मछलियां तेजी से मरने लगेंगी। घर वापस आकर मैंने तुरंत वीडियो को 3 अलग अलग क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया। फुटेज साफ है। इसमें मेरी चेतावनी और डेक्स के रिपोर्ट को नष्ट करने के काम को पूरी तरह से दिखाया गया है। मैं इसकी कानूनी वैधता को लॉक करने के लिए टाइम स्टैंप और जीपीएस वाटरमार्क जोड़ता हूं। पॉप मुझसे पूछता है कि नॉक्स की तरफ से क्या कहा गया। वे नहीं सुनेंगे, मैं उसे बताता हूं। फिर हम इंतजार करते हैं और देखते हैं। उस रात 10 बजे मौसम विज्ञान स्टेशन ने नारंगी बारिश की चेतावनी जारी की। बारिश बढ़ गई है, अब कल रात तक पहुंचेगी। 6 इंच वर्षा का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में संभवतः 8 इंच से अधिक हो सकता है। इसे अब बारिश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैं खिड़की पर खड़ा हूं और नॉक्स के इकोफार्म को रोशनी से जगमगाता देख रहा हूं। वे कल के उद्घाटन के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, पूरी तरह से अनजान। मेरे द्वारा तैयार किए गए सबूत का हर टुकड़ा अब एक आदर्श श्रृंखला में बंद है। आगे जो भी हो, नॉक्स के परिवार को इसके लिए खुद के अलावा किसी को दोष नहीं देना होगा। उद्घाटन के दिन नॉक्स का इकोफार्म सुबह 6 बजे से गांव के लगभग हर घर को बुलाया गया है। इस देने के लिए कई टाउनशिप अधिकारियों को भी बुलाया गया है। पॉप और मैं सबसे आखिर में पहुंचे। एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा हवा वाला आर्च है। नॉक्स का इकोफार्म ग्रैंड ओपनिंग, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है। पटाखे फूट रहे हैं, स्पीकर से म्यूजिक बज रहा है। तालाब के पास एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां विजिटर कोई को खाना खिला सकते हैं। एक बैग $1 प्रति नॉक्स एंट्रेंस पर एक नए सूट में मेहमानों का स्वागत करते हुए खड़ा है। जब उसने पॉप और मुझे देखा तो उसकी मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई, लेकिन वो संभल गया और हमें अंदर आने का इशारा किया। इतनी सारी आंखें उस पर होने के कारण उसे दिखावा बनाए रखना था। दावत आधिकारिक तौर पर 11 बजे शुरू होती है। डेक्स हाथ में गिलास लिए गर्व से लाल चेहरे के साथ एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाता है। वो हर किसी को बताता है जो सुनेगा कि उनके परिवार को किस्मत का साथ मिला है। आखिरकार उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया। जब वो भाषण के इमोशनल हिस्सों पर पहुंचता है तो वो अपनी आंखों के कोनों से पोंछता है। भीड़ ताली बजाती है। मैं अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप सब कुछ देखता हूं। कल से तालाब में पानी का स्तर 8 इंच बढ़ गया है। उद्घाटन के दृश्य प्रभाव के लिए नॉक्स ने भोर से पहले और पानी पंप किया। सतह अब बांध के शीर्ष से 16 इंच से भी कम है। 50,000 कोई पानी में तैर रहे थे। वास्तव में एक आश्चर्यजनक दृश्य। लेकिन मैंने देखा कि कुछ मछलियां पहले से ही शीर्ष के पास सतह पर आ रही है। ये ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। बांध के ऊपर की तरफ हल्की गीली धारियां मुश्किल से दिखाई दे रही है। ये रिसाव है, एक संकेत है कि जलरोधी परत आधार पर विफल होने लगी है। सामान्य परिस्थितियों में रिसाव का ये स्तर तत्काल खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन यदि भारी बारिश होती है तो रिसाव से मिट्टी की परत नरम हो जाएगी, जिससे अंततः पूरे बांध की दीवार ढह जाएगी। दोपहर के समय नॉक्स मेरी मेज की ओर जाता है। वो अपना गिलास उठाता है और भीड़ को संबोधित करना शुरू करता है। वो जोर से स्पष्ट रूप से बोलता है ताकि आसपास के सभी लोग सुन सकें। वो कहता है कि किसी गांव से कॉलेज ग्रेजुएट निकलना बहुत कम होता है, लेकिन ये शर्म की बात है जब इतनी सारी पढ़ाई किसी आदमी को बेवकूफ बना दे। फिर वो अपनी बात बदलता है। वो कहता है कि मैं उसके खेत के बगल में एक कंपोस्ट साइट चला रहा हूं, हर दिन बदबू में सांस ले रहा हूं और सोचता हूं कि मैं चालाक हूं। वो इसे बेकार की पढ़ाई का एक बेहतरीन उदाहरण कहता है। टेबल पर हंसी गूंजती है। नॉक्स के कुछ करीबी साथी मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिग्री सुअर पालने जितनी कीमती नहीं है। मैं बात नहीं करता। मैं अपनी चाय उठाता हूं और धीरे धीरे पीता हूं। नॉक्स देखता है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो चलता रहता है।
आज नॉक्स के परिवार का दिन है। अगर मैं कुछ लायक होता, अपने परिवार का आखिरी बेटा, तो मैंने अब तक कुछ बना लिया होता। इसके बजाय मैं अपने बगीचे में छिपकर पूरे दिन गड्ढे खोदता हूं। पॉप मेरे बगल में बैठा है, उसका चेहरा लाल हो रहा है। वो खड़े होकर जवाब देने वाला है। मैं अपना हाथ उसके कंधे पर रखता हूं। अभी नहीं। तभी मैंने देखा कि क्षितिज पर बादलों का एक झुंड आ रहा है, घने और नीचे। उनका किनारा लोहे जैसा परेशान करने वाला ग्रे है। ये क्लासिक क्यूमुलोनिम्बस बादल है, जो एक शक्तिशाली कन्वेक्टिव तूफान का संकेत है। पास आते हुए मैंने अपना फोन निकाला और वेदर रडार खोला। बादलों का सिस्टम अनुमान से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में यहां पहुंच जाएगा। मैंने अपनी चाय रख दी। मैंने नोक्स की तरफ देखा, जो अभी भी बोल रहा था। फिर एक ऐसी आवाज में जो तेज नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि इस टेबल पर बैठा हर कोई सुन सके। मैंने कहा, आज का उद्घाटन काफी बड़ा जश्न है, लेकिन ये नोक्स के इकोफार्म का समारोह भी हो सकता है। समापन पर नोक्स रुक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसने पूछा कि क्या जलन से मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कुछ नहीं समझाया। धीरे से अपना हाथ उठाया और क्षितिज पर हमारी ओर बढ़ते काले बादलों की ओर इशारा किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो 4 घंटे बाद फिर से देखना। लोग मेरे इशारे को फॉलो करते हैं। बादल इतनी तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आसमान काफी गहरा हो गया है। टेबल पर बैठे कई बुजुर्ग किसान पीले पड़ गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर काम करते हुए बिताई है। वे आसमान को पढ़ सकते हैं और वे पहचान जाते हैं कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि नॉक्स कुछ और कह पाता, हवा का एक झोंका आंगन से गुजरता है। देखने की जगह पर लगे रंग बिरंगे झंडों के प्लेटफॉर्म टूटकर बिखर जाते हैं। सजावटी गुब्बारे छूटकर आसमान में गायब हो जाते हैं। तालाब की सतह पर तेजी से लहरें फैल जाती हैं। कोई घबराकर चारों तरफ बिखर जाते हैं। दूर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। मैं अपने फोन पर तूफान का अलर्ट देखता हूं। दोपहर 3 बजे से बारिश शुरू होने वाली है। नॉक्स का टूटता हुआ बांध तूफान से बच पाएगा या नहीं, ये प्रकृति पर निर्भर है। अब भोज जारी है, लेकिन मूड बदल गया है। दोपहर के 2.45 बजे बारिश की पहली बूंद तालाब की सतह पर गिरती है। मेहमान निकास की ओर धीरे धीरे आने लगते हैं। नॉक्स श्रमिकों को बाहर टेबल और कुर्सियों को अंदर करने का निर्देश देता है, फिर भी जोर देकर कहता है कि ये केवल हल्की बौछार है। क्या दोपहर मछली पकड़ने को प्रभावित नहीं करेगी? पॉप और मैं जल्दबाजी नहीं करते हैं। हम खेत के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं और आसमान को पूरी तरह से अंधेरा होते देखते हैं। ठीक 3 बजे बारिश जोरदार तरीके से गिरने लगती है, किसी भी पूर्वानुमान की तुलना में कहीं अधिक हिंसक। अंगूर के आकार की बूंदें जमीन पर प्रहार करती है और लगभग 1 फुट ऊपर उछलती है। दृश्यता एक पल में 30 फुट से कम हो जाती है। पूरी दुनिया बारिश के पर्दे के पीछे गायब हो जाती है। मैं पॉप को खींचता हूं और हम वापस चलते हैं। प्रत्येक चैनल पूरी तरह से काम कर रहा है। सतही अपवाह गणना किए गए ग्रेड के साथ तेजी से बहता है और मुख्य चैनलों में मिलता है। वहां से ये ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के माध्यम से गहरी मिट्टी में नीचे चला जाता है। वो पानी जो पेड़ों की जड़ों में भर जाता, कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से निकल जाता है। ठीक से पैक की गई बजरी की परतें और पानी सोखने वाला रेजिन भूमिगत अपना काम कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चैनल वर्षा के पानी को अत्यधिक गति से नीचे की ओर ले जा रहे हैं और नॉक्स के बांध के आधार पर एक विशाल ऊर्ध्वाधर पानी का दबाव बन रहा है, जो मिट्टी के छिद्रों के माध्यम से ऊपर की ओर धकेल रहा है और एक अदृश्य प्रतिबल बना रहा है। मैंने इसकी गणना की है। यह प्रतिदबाव 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद चरम पर होगा, जिस बिंदु पर बांध की नींव में प्रभावी तनाव महत्वपूर्ण सीमा तक गिर जाएगा। 4.30 बजे मैं दूरबीन से नॉक्स के तालाब को देख रहा था। पानी का लेवल ऊपर से 8 इंच तक बढ़ गया था। नॉक्स 7 या 8 मजदूरों के साथ डैम पर था
और भारी बारिश में काम कर रहा था। वे पानी निकालने के लिए स्पिलवे खोलना चाहते थे, लेकिन स्पिलवे बहुत ऊंचा था, पूरी तरह से बेकार था, और ऊपर की घाटी से कहीं ज्यादा खतरनाक बाढ़ का पानी अब इकट्ठा हो रहा था। एक नाला जो आमतौर पर चुपचाप बहता था, अब कीचड़ और मलबे की तेज धार में बदल गया था, जिसमें भूरे रंग का पानी टहनियों और पत्थरों को लेकर तेजी से नॉक्स के तालाब में बह रहा था। पानी का लेवल 1 इंच प्रति मिनट से ज्यादा बढ़ रहा था। इस रफ्तार से पानी 10 मिनट से भी कम समय में डैम के ऊपर पहुंच जाएगा। मैं देख सकता था कि नॉक्स अब घबरा रहा था। वो रेडियो पर चिल्लाते हुए डैम पर इधर उधर दौड़ रहा था। कई खुदाई करने वाले लोग डैम के किनारे इमरजेंसी राहत चैनल काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5:10 बजे मुझे ग्राउंड वाटर लेवल में अजीब बदलाव दिखे। मैंने डैम के बेस के पास जो बेंटोनाइट डाला था, उसने पानी सोख लिया है और अपनी पूरी क्षमता तक फैल गया है। मिट्टी की परतों के बीच बड़ी बड़ी चिकनाई वाली सतह बन गई है। पूरी नींव की मजबूती तेजी से कम हो रही है। डैम में अंदरूनी रिसाव की खराबी के निशान दिखने लगे हैं। डैम के बेस से कीचड़ भरे पानी की कई धारें फूटीं, जिससे जमीन में कटोरे जितने बड़े छेद हो गए। ये अंदरूनी बनावट की खराबी का साफ संकेत है। डैम टूटने की कगार पर है। मैंने देखा कि तालाब में कोई मछलियां अब ऊपर आ रही है। 50,000 मछलियां एक साथ जमा होकर बुरी तरह हाफ रही थी। बाढ़ के पानी ने तालाब को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। घुली हुई ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है। बड़ी संख्या में मछलियां पहले से ही पेट के बल तैर रही है। नॉक्स के परिवार का 150,000 का निवेश बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। 5:30 बजे नॉक्स खुदाई करने वाले को तेजी से खुदाई शुरू करने का आदेश देता है। वो बाढ़ के पानी को मेरे बगीचे की ओर ले जाना चाहता है। बाल्टी पहले ही संपत्ति की सीमा रेखा को पार कर चुकी है और मेरी जमीन को फाड़ रही है। मैं बारिश में अपनी जैकेट पहनता हूं, अपना फोन उठाता हूं और तूफान में भाग जाता हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि कौन स्पष्ट रूप से कानून तोड़ रहा है और कौन खुद इस मुसीबत में फंस रहा है। मैं खुदाई करने वाली मशीन के सामने 15 फीट से भी कम दूरी पर खड़ा हो जाता हूं, फोन कैब की ओर करता हूं और पूरे गांव के लिए लाइव हो जाता हूं। गिनती देखने वाला 530 सेकंड से अधिक का समय लेता है। बारिश में फुटेज हिलती है, लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट है कि क्या हो रहा है। मैं जमीन में खुदाई करने वाली बाल्टी को फाड़ते हुए कैप्चर करने के लिए कोण समायोजित करता हूं। संपत्ति की सीमा रेखा फ्रेम के बाईं ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सबूत को नकारा नहीं जा सकता। मैं कैमरे में बोलता हूं। देखने वाला हर कोई मेरा गवाह बनता है। नॉक्स का परिवार अवैध रूप से मेरी जमीन की खुदाई कर रहा है। बाढ़ के पानी को मेरे बाग में पुनर्निर्देशित करने की कोशिश कर रहा नॉक्स के कुछ रिश्तेदार उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग चैट में सवालों की बाढ़ ला रहे हैं। पानी से पूछ रहे हैं कि उस बड़े तालाब का लेवल इतना खतरनाक रूप से ज्यादा क्यों है। नॉक्स मुझे वीडियो बनाते हुए देखता है। वो पूरी तरह भीगे हुए पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ता है। वो मुझ पर चिल्लाता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें दफना दूंगा। मैं पीछे नहीं हटता। मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूं। मैं वो लाइन कहता हूं जिसके लिए मैं बहुत समय से तैयार था। उस सीमा चिन्ह को पार करो और जानबूझकर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ और बाढ़ का पानी गैरकानूनी तरीके से मोड़ दो। हर नतीजा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। शब्द साफ और जोर से कहे गए हैं। लाइव स्ट्रीम में हर दर्शक हर शब्द सुनता है। नॉक्स के पास अब इसके लिए समय नहीं है। बांध के निचले हिस्से से रिसाव तेज हो रहा है। बेस से पानी की 1 दर्जन धारें निकल रही है। तालाब का लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी पहले ही ऊपर से बह रहा है। अगर उसने तुरंत पानी नहीं छोड़ा तो पूरे बांध का प्रेशर कभी भी टूट सकता है। खुदाई करने वाली मशीन खुदाई करती रहती है। नॉक्स मुझे एक तरफ धकेलता है और ऑपरेटर से तेज चलने के लिए चिल्लाता है। तभी तेज बारिश में एक कार चीखती हुई खेत के एंट्रेंस पर रुक जाती है।
मिस्टर वेंस बाहर नहीं कूदते, छाता लेने के लिए भी नहीं रुकते और सीधे तालाब की ओर दौड़ते हैं। वो देखता है कि तालाब उसे एकदम रोक देता है। मरी हुई मछलियां सतह पर बिछी हैं। सफेद पेट गंदे पानी में घने झुंड में लुढ़क रहे हैं, जिससे तेज, जी मिचलाने वाली बदबू आ रही है। कोई लहरों में मर रहा है। मोटे तौर पर अंदाजा है कि कम से कम 30,000 मछलियां पहले ही मर चुकी है। मिस्टर वेंस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डेक्स की तरफ मुड़ते हैं। क्या हुआ? डेक्स हकलाते हुए हादसों के बारे में कुछ कहता है कि खेती के हर काम में रिस्क होता है, कि वो इसे ठीक कर देगा। मिस्टर वेंस ये सुनना नहीं चाहते। वो वही अनाउंस करते हैं कि वो हर इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट वापस ले रहे हैं और नॉक्स के परिवार से उनकी इंस्पेक्शन फीस और गारंटीड रिटर्न, जो उन्हें वादा किया गया था, चुकाने की मांग करते हैं। कुल मिलाकर लगभग $70,000। वही सबके सामने मिस्टर वेंस अपने वकील को बुलाते हैं। डेक्स कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वेंस पहले ही चले जाते हैं। अपनी कार में बैठने से पहले वो आखिरी लाइन कहते हैं, कोर्ट में मिलते हैं। मेरा लाइव स्ट्रीम इसका हर सेकंड कैप्चर करता है। देखने वालों की गिनती 2,000 से ज्यादा हो जाती है। उनमें से बहुत से टाउनशिप और काउंटी सीट के लोकल लोग हैं। कहानी तेजी से फैल रही है। ठीक 6 बजे सच का पल आ जाता है। डैम से एक गहरी, गड़गड़ाहट वाली आवाज निकलती है। ये अंदरूनी स्ट्रक्चर के पूरी तरह से टूटने की आवाज है। मेरा सोचा समझा पॉइंट तय समय से 15 मिनट पहले आ गया। नॉक्स की लापरवाही से खुदाई ने उसे जोड़े रखने वाली आखिरी चीज को भी तोड़ दिया होगा। पाइपिंग जेट का साइज दोगुना हो गया। डैम के बेस पर दरारें दिखने लगी, जो नीचे से ऊपर की ओर फट रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, डैम नीचे जा रहा है, सब भागो। मेरी आवाज लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे गांव में पहुंच गई। साइट पर काम करने वाले 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर सब कुछ छोड़कर भागने लगे। नॉक्स अभी भी एक्सकेवेटर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑपरेटर पहले ही कैब से कूदकर ऊपर की ओर भाग रहा था। डेक्स जमीन पर गिर गया, उस डैम को घूर रहा था जिसने उसकी हर गंध को निगल लिया था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो गई। मैंने पॉप को पकड़ा और हम तेजी से पीछे हटे। हम डैम से पूरे 100 मीटर दूर बाग में ऊंची जमीन पर अपनी जगह लेते हैं। मैंने अपना फोन उठाया और कैमरे को टूटते हुए डैम की ओर किया। स्ट्रीम में हर देखने वाला अपनी स्क्रीन से चिपका हुआ था, इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होता है। डैम के बीच में दरार बारिश में और फैल जाती है। पानी जमीन को चीरता हुआ उसके चारों ओर से होकर बाहर निकलता है और पूरा स्ट्रक्चर आगे की ओर झुक जाता है। यह पूरी तरह गिरने का आखिरी संकेत है। मैं कैमरे में देखता हूं, स्थिर और शांत। मैं कहता हूं कि जो आप देखने वाले हैं वो एक ऐसी आपदा है जो कभी होनी ही नहीं थी। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही एक जोरदार दरार हवा में फैल जाती है। डैम के बीच का कंक्रीट एक साथ टूट जाता है। 80,000 क्यूबिक मीटर बाढ़ का पानी दरार से फूटता है और 4 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन जाता है। ये उछाल कीचड़, पत्थर और मरी हुई मछलियां लाता है। एक ऐसी ताकत जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। मेरा फोन पूरी तरह से स्थिर है और ये सब कैप्चर कर रहा है। देखने वालों की संख्या 10,000 तक पहुंच जाती है। लाइव कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे हैं कि आप मुश्किल से स्क्रीन पढ़ पा रहे हैं। बाढ़ टूटने के बाद पहले सेकंड में ही मैं आजाद हो जाता हूं और देख सकता हूं कि ये किस दिशा में जा रही है, ठीक वैसे ही जैसा मैंने नेटवर्क डिजाइन करते समय कैलकुलेट किया था। जल निकासी पानी भूमि की प्राकृतिक ढलान का अनुसरण करता है, जो 45 डिग्री के कोण पर दक्षिण पश्चिम में बढ़ता है। वह दिशा सीधे नॉक्स के इकोफार्म, लग्जरी विला, मुख्य रेस्तरां भवन और आसपास की सभी सुविधाओं के केंद्र की ओर जाती है। मेरा बाग पूर्व में स्थित है, जो नॉक्स की जमीन से पूरे 1.2 मीटर ऊंचा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाग के चारों ओर खोदी गई जल निकासी खाई अब बाढ़ को पूरी तरह से मोड़ देती है। इसलिए जब पानी बाग के किनारे तक पहुंचता है तो यह स्वचालित रूप से नीचे की गहरी जल निकासी परत में पुनर्निर्देशित हो जाता है। फिर
भूमिगत पाइप नेटवर्क के माध्यम से दूर के निचले क्षेत्र में निकल जाता है। बाढ़ नॉक्स विला की ओर बढ़ती है, जो एक 3 मंजिला यूरोपीय शैली की इमारत है, जिसके निर्माण पर $800,000 से अधिक की लागत आई है। पानी के प्रेशर से पूरी बिल्डिंग में दर्द होने लगता है। सिर्फ 30 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर की दीवारें गिरने लगती हैं, मार्बल के फर्श उखड़ जाते हैं, लेदर के सोफे और रोजवुड का फर्नीचर पानी में खिलौनों की तरह गिरने लगता है। मैं कैमरे का एंगल एडजस्ट करता हूं ताकि हर डिटेल साफ साफ कैप्चर हो जाए। बाढ़ तेजी से आती रहती है। रेस्टोरेंट की मेटल की छत एक टुकड़े में उखड़ जाती है। $1 लाख से ज्यादा कीमत का किचन का सामान बाढ़ में बिखर गया। सुंदर लकड़ी का रास्ता बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह टूट गया। महंगी ट्रीटेड लकड़ी बह गई और कीचड़ वाली धारा में समा गई। मछलियों का तालाब पूरी तरह से ढह गया। बाकी 20,000 से ज्यादा कोई बाढ़ के साथ बिखर गए। ज्यादातर नालियों में बह गए। कुछ नीचे की तरफ कम गहरे पानी में बेबस होकर तड़प रहे थे। उन मछलियों पर खर्च किए गए 1.2 मिलियन नोक्स अब मरे हुए कोई का खेत बन गए हैं। मैंने पॉप की तरफ देखा। उनके चेहरे पर राहत थी, वैसी राहत जो किसी भयानक चीज से बचने के बाद ही आती है। और नोक्स परिवार के साथ जो हुआ है उससे कुछ सदमा जैसा था। मैं कैमरे की तरफ मुड़ा, शांत और शांत। जब आप प्रकृति का सम्मान किए बिना कुछ बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। तभी नदी में कोई पीछे धकेलने लगा, ये कहते हुए कि मैंने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी, कि बाढ़ गलती से मेरे बाग से बच नहीं सकती। मैं इसके लिए तैयार था। मैंने स्क्रीन स्विच की और टोपोग्राफिक सर्वे, पहले से तैयार किया हुआ मैप निकाला। उस इलाके की हर ऊंचाई साफ तौर पर मार्क की हुई थी। नॉक्स का इको फार्म एक नेचुरल निचले बेसिन में है। मेरा बाग ऊंची जमीन पर है। ये ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफिक फैक्ट्स है और कोई भी काउंटी लैंड ब्यूरो से ओरिजिनल डेटा चेक कर सकता है। मैं बिल्डिंग के बारे में समझाता रहता हूं। कोई भी फ्लड बेसिन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जाता। मैंने उन्हें एक से ज्यादा बार रिस्क के बारे में वॉर्न किया और उन्होंने इसे इग्नोर करना चुना। बाढ़ 20 मिनट तक चलती है, फिर आखिरकार कम होती है। नॉक्स का इको फार्म पहचान में नहीं आ रहा है। विला का ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया है। सेकंड फ्लोर की दीवारें टूट गई हैं। पूरा स्ट्रक्चर कंडम हो गया है। रेस्टोरेंट का शेल अभी भी खड़ा है, लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो गया है। फिश पॉन्ड अब मिट्टी का एक बड़ा गड्ढा बन गया है और डैम के बीच में जमीन में एक बड़ा घाव है। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक नॉक्स परिवार का सीधा नुकसान 3 मिलियन से ज्यादा है। डेक्स मिट्टी में धंसा हुआ है, सिर से पैर तक कांप रहा है। नॉक्स मलबे में घुटनों के बल बैठा है, हाथ सिर पर रखे हुए है और निराशा में रो रहा है। मैं स्ट्रीम खत्म करता हूं, लेकिन एक भी सेकंड डिलीट नहीं करता। 23 मिनट की रिकॉर्डिंग को पहले ही 20,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और अनगिनत लोगों ने इसे सेव और डाउनलोड किया है। ये आगे की कानूनी कार्रवाई में सबसे मजबूत सबूत बनेगा। तूफान अभी भी आ रहा है, लेकिन सबसे बुरा समय बीत चुका है। मैं पॉप का हाथ पकड़कर बाग देखने वापस जाता हूं। ड्रेनेज नेटवर्क ने बहुत अच्छा काम किया है। रुके हुए पानी की हर बूंद को दूसरी तरफ मोड़कर निकाल दिया गया है। पेड़ की एक भी जड़ में बाढ़ के निशान नहीं दिख रहे हैं। जो पेड़ सिर्फ पत्तियों वाली खाद पर जिंदा थे, वे अब बारिश पी रहे हैं और पहले से ही जिंदा होने लगे हैं। डालियों के सिरे पर चमकीली हरी कोम्पलों के हल्के निशान दिख रहे हैं, जो ठीक होने का पहला संकेत है। मैं बाग में खड़ा हूं और नॉक्स के इकोफार्म के खंडहरों को देख रहा हूं। बाढ़ जो पीछे छोड़ गई है, वो एक खोखले खोल जैसा दिखता है। पीली मिट्टी ने पूरी जगह को ढक लिया है, जो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी है। विला का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से धंस गया है। नंगी स्टील की छड़ें मुड़ी हुई और बाहर की ओर मुड़ी हुई है। रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को कंडम कर दिया गया है और टेप से रेड सील कर दिया गया है। मरी हुई मछलियां जमीन के हर निचले हिस्से को ढक लेती है। 50,000 कोई दुनिया के सामने फिर से आ जाते हैं। वैसे नहीं जैसा किसी ने सोचा था। बदबू हवा में सैकड़ों मीटर तक फैल रही है। तूफान के थमने के बाद अगली सुबह
नॉक्स के इको फार्म पर एक ही समय में 3 गाड़ियां पहुंचती हैं। पहली गाड़ी काउंटी वाटर अथॉरिटी की एनफोर्समेंट गाड़ी है। इंस्पेक्टर साइट के पूरी तरह से ढहने को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। उनके नतीजे साफ है। डैम ऊंचाई से 1.7 मीटर ऊपर बनाया गया था। मंजूरशुदा और 3 इमरजेंसी स्पिलवे आउटलेट गैरकानूनी तरीके से ब्लॉक किए गए थे, जो एक गंभीर उल्लंघन है। दूसरी गाड़ी टाउनशिप पुलिस स्टेशन की है, जिसमें मेरे जमा किए गए पूरे सबूतों का पैकेज, ओरिजिनल रिपोर्ट, ऑन-साइट वार्निंग फुटेज और नॉक्स द्वारा आधी रात में स्पिलवे सपोर्ट पॉइंट को नष्ट करने के लिए लोगों को भेजने का फुटेज है, जो इंफ्रारेड कैमरों में कैप्चर हुआ है। उस रात का फुटेज बहुत जरूरी है। यह साबित करता है कि नॉक्स परिवार ने जानबूझकर पब्लिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। तीसरी गाड़ी में मिस्टर वैंस की लीगल टीम है, जिसके हाथ में मोटे फोल्डर हैं, जो सिविल कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है। मैं बाग के किनारे खड़ा होकर सब कुछ एक के बाद एक होता देख रहा हूं। नॉक्स मलबे में अपने पिता को ढूंढ रहा है। वे दोनों चुपचाप ढहे हुए विला के सामने खड़े हैं। डेक्स रातों रात 10 साल बड़ा लगने लगा है। उसकी पीठ झुकी हुई है, आंखें खाली हैं। उस पुराने घमंड का हर निशान गायब हो गया है। सुबह 10 बजे पुलिस नॉक्स की तरफ बढ़ी और एक समन दिया, जिसमें खतरनाक तरीकों से पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने, उन स्पिलवे आउटलेट्स को ब्लॉक करने का चार्ज लगाया गया था। डैम टूट गए, जिससे आसपास के इलाके में खेती की जमीन और सड़कें डूब गई। ये एक क्रिमिनल जुर्म है। जैसे ही नॉक्स को ले जाया गया, उसने पीछे खंडहरों को देखा, फिर दूर मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन ज्यादातर सिर्फ एक खोखला कंफ्यूजन था। डेक्स पीछा करने की कोशिश करता है और पुलिस उसे रोक लेती है। वो वही खड़ा रह जाता है जब पेट्रोल कार पहाड़ी सड़क पर गायब हो जाती है। ये आदमी जिसने दशकों तक इस गांव को धमकाया था, पहली बार सीख रहा है कि जब कोई चाल नहीं बची हो तो कैसा लगता है। मैं पेड़ों को देखने के लिए बाग में गया। पिछली रात की बारिश ने मिट्टी को गहराई तक भिगो दिया था, जो बहुत लंबे समय से सूखी थी। जो पेड़ सिर्फ पत्तियों वाली खाद पर टिके रहते हैं, उनकी जड़ें वापस फैल रही हैं। पानी का लेवल साफ तौर पर बढ़ रहा है। मिट्टी का रंग गहरा हो रहा है, पूरे 2 शेड गहरा। उस दोपहर चीफ झांग मुझे ढूंढने आते हैं। उनका कहना है कि काउंटी जल प्राधिकरण ने नॉक्स परिवार द्वारा बनाए गए अवैध बांध को पूरी तरह हटाने और जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का फैसला किया है। मूल आवंटन रिकॉर्ड के अनुसार वो जलमार्ग हमेशा दोनों परिवारों के बीच साझा किया गया था। नॉक्स पंप अवैध निर्माण था। सभी दावा किए गए अधिकार शून्य। ये शब्द वो जवाब है जिसका मुझे सुनने का 20 साल से ज्यादा समय से इंतजार था। जिस चीज के लिए मेरे दादाजी ने वर्षों लड़ाई लड़ी और जीते, वो कभी भी ऐसे ही एक कागज के टुकड़े के साथ वापस नहीं आती है। लेकिन कानूनी हिसाब किताब इसका केवल एक हिस्सा है। असली वजन जो नॉक्स परिवार को कुचल देगा, वो चौंका देने वाली राशि है जो अब उन पर बकाया है। नॉक्स की गिरफ्तारी के अगले दिन 7वें दिन फैसले आने शुरू हो गए। काउंटी सिविल कोर्ट वैंस के मिस्टर केस के साथ शुरू होता है। मिस्टर वैंस के वकील ने कोर्ट में 37 पेज के सबूत पेश किए। नॉक्स के इकोफार्म की तस्वीरें, मरी हुई मछलियां, डैम गिरने का फुटेज और उस पूरी तबाही का जिक्र किया जिसे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पर कैप्चर किया था। सबूत साबित करते हैं कि नॉक्स परिवार कभी भी कोई सही काम नहीं कर सकता था। यह धोखाधड़ी वाला इन्वेस्टमेंट का लालच था। डेक्स के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि डैम का गिरना एक प्राकृतिक आपदा थी जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था और इसकी पूरी जिम्मेदारी नॉक्स परिवार पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन मिस्टर वैंस के वकील ने तुरंत वो जियोलॉजिकल सेफ्टी रिपोर्ट पेश की जो मैंने एक बार डेक्स को दी थी। उस रिपोर्ट को फाड़ दिया गया था, लेकिन मैंने उसका बैकअप रख लिया था। डैम से जुड़े हर रिस्क को साफ साफ डॉक्यूमेंट किया गया था। इससे भी ज्यादा नुकसानदायक बात यह है कि मेरे फोन फुटेज में डेक्स उस रिपोर्ट को सबके सामने फाड़ रहा है और कोई भी सुधार करने से मना कर रहा है। जानबूझकर किए गए इरादे का सबूत। कोर्ट ने मौके पर ही फैसला सुनाया।
नॉक्स परिवार को मिस्टर वैंस को रिटर्न डिपॉजिट के तौर पर 300,000, साथ ही पेनल्टी के तौर पर 450,000, यानी कुल 750,000 देने होंगे। 15 का पेमेंट फैसले के कुछ दिनों के अंदर देना है, नहीं तो लागू होना शुरू हो जाएगा। और ये तो बस पहला बिल है। इसके ठीक बाद गांव के लोग अपना दावा करते हैं। डैम टूटने से नीचे की तरफ 12 घरों की खेती में पानी भर गया, जिससे चारों तरफ फसलें बर्बाद हो गई। टाउनशिप सरकार जांच करती है और आकलन में 230,000 के नुकसान का पता चलता है, जिसमें फसल के लिए नॉक्स परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब डेक्स ये नंबर सुनता है तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। परिवार के अकाउंट में सब कुछ मिलाकर 500,000 से कम होता है, जो कहीं से भी काफी नहीं है। और नॉक्स अभी भी एक डिटेंशन सेंटर में है, जिसे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। बुरी खबरें आती रहती है। काउंटी वाटर अथॉरिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नोटिस जारी करती है। गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन, बिना इजाजत पानी का स्टोरेज, पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा, 120,000 का जुर्माना, साथ ही सभी गैरकानूनी स्ट्रक्चर को तुरंत गिराने और जमीन को उसकी असली हालत में वापस लाने का जरूरी आदेश। ये सब उसके अपने खर्चे पर। एक के बाद एक जुर्माने और दावों की बारिश होती रहती है। डेक्स लड़ने से लेकर सुन्न होने और फिर पूरी तरह टूटने तक पहुंचता है। उसे पता है कि नॉक्स परिवार खत्म हो चुका है। 12वें दिन डेक्स एक बिचौलिए के जरिए चुपचाप मामला निपटाने की कोशिश करता है। वो खेत के बचे हुए हिस्से को कम कीमत पर बेचने का ऑफर देता है। वो बस इतना चाहता है कि मैं उससे कुछ मदद मांग लूं, ताकि उसका कुछ बकाया कम हो जाए। वो मानता है कि नॉक्स परिवार शुरू से ही गलत था और कहता है कि अब चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं ऑफर ठुकरा देता हूं, गुस्से में नहीं, बल्कि इसलिए कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नॉक्स परिवार के हर कर्ज के दूसरी तरफ कोई असली आदमी इंतजार कर रहा होता है। अगर मैं उनके लिए बोलता हूं, तो मैं उन सभी को धोखा देता हूं जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और इसके अलावा नॉक्स परिवार पर अभी भी मेरा कर्ज है। मेरे पास अपने वकील से केस फाइल करने के लिए है, जिसमें पानी की सप्लाई बंद होने से बाग को हुए नुकसान के लिए हर्जाना मांगा गया है। मैं 3 महीने के डिटेल रिकॉर्ड, मिट्टी टेस्ट के नतीजे, पेड़ों के नुकसान की गिनती, पत्तियों पर खाद खरीदने की रसीदें और हर दूसरा खर्च जो मैंने सिर्फ पेड़ों को जिंदा रखने के लिए किया था, जमा करता हूं। कुल नुकसान 187,000। डेक्स के वकील ने इसे पलटने की कोशिश की। दावा किया कि मेरे ड्रेनेज नेटवर्क ने भूजल संतुलन को बाधित किया और बांध के ढहने की गति को तेज किया, और मांग की कि मैं संयुक्त दायित्व साझा करूं। ये ठीक वही पल है जिसका मुझे इंतजार था। मैं अदालत में 3 सबूत पेश करता हूं। पहला प्रांतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का एक पेशेवर मूल्यांकन है। यह पुष्टि करता है कि मेरा ड्रेनेज नेटवर्क सभी मृदा और जल संरक्षण मानकों को पूरा करता है। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं है। दूसरा काउंटी कृषि ब्यूरो द्वारा जारी मृदा सुधार परियोजना परमिट है, जो साबित करता है कि निर्माण का हर चरण कानूनी रूप से स्वीकृत था। तीसरा नॉक्स का फुटेज है, जो रात में गहराई से मेरे ड्रेनेज चैनलों को नष्ट करने के लिए लोगों को भेज रहा है, जो इंफ्रारेड कैमरों में कैद हो गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यह नॉक्स परिवार था जिसने महत्वपूर्ण स्पिलवे समर्थन बिंदुओं को नष्ट कर दिया। फैसला एक खास नोट के साथ खत्म होता है कि डिफेंडेंट ने जानबूझकर नियम तोड़ा है और सभी गलत बचाव खारिज किए जाते हैं। जब मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि डेक्स बाहर सीढ़ियों पर बैठा है। उसका चेहरा हाथों में छिपा हुआ है। फैसला लागू होने के 10 दिन बाद नॉक्स परिवार ने जो कुछ भी बचा था उसे बेचना शुरू कर दिया। खेत के खंडहर, कीचड़ और सड़ती मछलियों वाला वो इलाका किसी को नहीं चाहिए, कम से कम नीलामी कीमत पर भी नहीं। डेक्स गिराए गए स्ट्रक्चर के मलबे में से सिर्फ स्टील और ईंट के टुकड़े ही निकाल पाता है, जिससे उसे $20,000 से भी कम मिलते हैं। विला, जिसे स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित बताया गया था, उसे जबरदस्ती गिरा दिया जाता है।
गिराने का एक और बिल वो नहीं दे सकता। 800,000 से ज्यादा में बना वो यूरोपियन स्टाइल का विला मलबे का ढेर बन जाता है। नींव को पूरी तरह से साफ करके उसे फिर से जमीन पर लाना पड़ता है। नॉक्स परिवार गांव में अपना पुराना घर बेचने के लिए रखता है, लेकिन नॉक्स के क्रिमिनल केस के चलते परिवार का नाम खराब हो जाता है और कोई उसे हाथ नहीं लगाना चाहता। मांगी गई कीमत 600,000 से घटकर 300,000 हो जाती है और फिर भी कोई लेने वाला नहीं है। उनका आखिरी पत्ता पानी के सोर्स वाली जमीन है, वो टुकड़ा जो मूल रूप से सामूहिक गांव की भूमि के रूप में आवंटित किया गया था। नॉक्स परिवार को वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया था। 30 अब नकदी के लिए बेताब, डेक्स ने पट्टे के शेष 23 वर्षों को स्थानांतरित करने का फैसला किया। हर कोई जानता है कि इस जमीन की कीमत क्या है। ये ऊपर की ओर स्थित है, पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जो भी इस जमीन को रखता है वो नीचे की ओर हर खेत की सिंचाई को नियंत्रित करता है। डेक्स 150,000 डॉलर मांगता है। गांव के कुछ बड़े उत्पादक इसे देखने आते हैं, लेकिन कोई भी कीमत पर सहमत नहीं हो पाता है। डेक्स को तुरंत नकदी की जरूरत है, लेकिन वो खुद को जमीन देने के लिए नहीं ला सकता। वो 2 दीवारों के बीच फंसा हुआ है और कहीं जाने की जगह नहीं है। 20वें दिन अदालत का आदेश आता है। यदि नॉक्स परिवार भुगतान करने में विफल रहता है तो शेष सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और अदालत द्वारा नीलाम कर दी जाएंगी। डेक्स अंततः टूट जाता है। वो चीफ शांग के माध्यम से संपर्क करता है। ये भौगोलिक लाभ है जिसका नॉक्स परिवार ने बांध बनाने और मेरे पानी को काटने के लिए उपयोग किया, जिससे मेरे बाग का सालों तक गला घोंटता रहा। मैं 80,000 की पेशकश करता हूं। डेक्स लंबे समय तक झिझकता है। यह प्रस्ताव उसकी उम्मीद के आधे से भी कम है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत की समय सीमा 5 दिन दूर है और यदि वो धन नहीं जुटा पाता है तो उसके परिवार का घर भी नीलाम हो जाता है। 3 दिन बाद गांव परिषद कार्यालय में हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। डेक्स अनुबंध पर अपने अंगूठे का निशान लगाता है। उसका हाथ कांप रहा है। वो जमीन जो 30 वर्षों से नॉक्स परिवार की महत्वाकांक्षा को ढो रही थी, अंततः उन हाथों में लौट आई है जिनके पास ये हमेशा होनी चाहिए थी। जिस दिन मुझे लीज प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, मैं एक दल का आयोजन करता हूं और हर अवैध संरचना को साफ करता हूं। नॉक्स परिवार द्वारा बनाया गया बांध पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। सिंचाई की जो नालियां 3 महीने से सूखी थी, वे अब जमीन के नीचे भर रही है। पेड़ों की जड़ें ऐसा पानी पी रही है जो उन्होंने महीनों से महसूस नहीं किया था। पूरा बाग जाग रहा है। 2 हफ्ते बाद कुछ अनोखा होता है। जिन पेड़ों को लगभग खत्म मान लिया गया था, वे बाग में नई ग्रोथ के साथ खिल रहे हैं। डालियों के सिरों पर ताजी हरी पत्तियां खिल रही हैं। हर तने से फूलों की कलियां निकल रही हैं। मेरे पत्तियों पर खाद डालने के फॉर्मूले, ड्रेनेज और नेटवर्क डिजाइन ने पेड़ों को सबसे बुरे समय में भी जिंदा रखा, उनके अंदरूनी जीवित टिश्यू को बचाए रखा। अब जब पानी वापस आ गया है तो वे तेजी से बढ़ रहे हैं। जब काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो के एक्सपर्ट्स इंस्पेक्शन करने आते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि वे क्या देख रहे हैं। वे कहते हैं कि इतने गंभीर सूखे के बाद इतनी तेजी से रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं बस मुस्कुराता हूं, कुछ नहीं कहता और उन्हें ड्रेनेज नेटवर्क और ध्यान से बनाया गया ऑर्गेनिक कंपोस्ट दिखाने के लिए नीचे ले जाता हूं। मिस्टर वेंस भी आते हैं। वे देख रहे हैं कि मैं बाग कैसे चलाता हूं और एक बार अंदर आने के बाद ऑर्गेनिक फलों को प्रीमियम मार्केट में लाने के लिए इन्वेस्ट करने और पार्टनरशिप करने का ऑफर देते हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन एक शर्त पर। सभी टेक्निकल और मैनेजमेंट के फैसले मेरे पास रहेंगे। नॉक्स को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। डेक्स अपना पुराना घर बेचकर टाउनशिप में किराए के घर में रहने चला जाता है। कभी कभी उसे झुकी हुई पीठ के साथ सड़क पर घिसटते हुए देखा जाता है। उसमें पहले जैसा कोई निशान नहीं बचा है। मैं बगीचे में खड़ा पेड़ों पर लगे फलों को देख रहा हूं। ये सब 2 महीने में बाजार के लिए तैयार हो जाएगा। वे सूखे,
बाढ़ और इंसानी लालच के सबसे बुरे दौर से गुजरे, और अब वे यहां। जिंदगी यही करती है, ये टिकी रहती है। पॉप मेरे बगल में खड़ा है, उसकी आंखों में चमक है। वो कहता है, अगर तुम्हारे दादाजी इन पेड़ों को ऐसे वापस आते देख पाते तो वो बहुत खुश होते। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस दूर बहते पानी को देखता हूं। इंसाफ भले ही धीरे हो, लेकिन वो हमेशा मिलता है। और एक असली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डिप्लोमा से खुद को साबित नहीं करता। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करके, और जो उसका है उसे बचाने के लिए समझदारी का इस्तेमाल करके खुद को साबित करता है। बगीचे में बसंत अभी शुरू ही हुआ है।